हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत के अलग अलग राजवंशों की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उसके अंतर्गत गुलाम वंश को देख लिया, खिलजी वंश को देख लिया। आज हम देखेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में होती है और स्थापना करने वाले व्यक्ति होते हैं गयासुद्दीन तुगलक। इनका जो एक्चुअल नाम था वो नाम था गाजी मलिक। इन्होंने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी। तो मलिक उल गाजी की उपाधि धारण करने का कारण ये था कि इन्होंने कई मंगोल आक्रमणों को असफल किया था। इनके समय में मंगोलों ने कई आक्रमण किए थे, करीब 29 आक्रमण हुए थे। सभी को उन्होंने असफल कर दिया था। मात्र 5 साल तक ये शासन करते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जो कुछ काम हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो है कि ये पहले ऐसे शासक होते हैं जो नहर बनाने का काम शुरू करते हैं, लोक निर्माण से जुड़े हुए काम शुरू करते हैं। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि पहला कौन सा ऐसा शासक है जो कि नहर बनवाने का काम शुरू करता है। तो वो शासक है गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने अकाल से निपटने के लिए एक अकाल संहिता का निर्माण करवाया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अकाल संहिता का निर्माण भी गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। और इसका उद्देश्य था कि अगर किसी क्षेत्र में अकाल पड़ता है तो उसको किस तरीके से निपटा जाए, अकाल से कैसे राहत दी जाए लोगों को। तो राहत वितरित करने का, लोगों को सहायता देने का एक जरिया था अकाल संहिता। इसके बाद इनके समय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के साथ इनका विवाद भी होता है। विवाद इतना ज़्यादा होता है कि ये जब बिहार और बंगाल के अभियान पर निकलते हैं, जिसमें बंगाल और बिहार पर ये कब्जा भी स्थापित करते हैं, नियंत्रण स्थापित करते हैं, तो इनका विवाद हो जाता है। ये वहीं से खबर भिजवाते हैं निजामुद्दीन औलिया को कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़ दो, नहीं तो अगर मैं दिल्ली पहुंचा तो तुम्हें सजा दूंगा। तो इसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ये खबर भिजवाता है कि तुम दिल्ली पहुंच ही नहीं पाओगे। दिल्ली दुरस्थ, दिल्ली दुरस्थ, दिल्ली दुरस्थ करके उन्होंने कहा था। और ये इतिहास में काफ़ी फेमस है कि तुम दिल्ली पहुंच ही नहीं पाओगे। और सचमुच ऐसा ही होता है। वो बंगाल अभियान से जब लौट रहा होता है तो एक महल में उसका स्वागत समारोह आयोजित किया जाता है। कहा जाता है कि लकड़ी का एक महल बनवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और उसी लकड़ी के महल के ढहने की वजह से उसके कुछ जो अवशेष हैं वो उसके सर पे गिरता है और उसको चोट लगती है और उससे इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये है इसके पीछे की उसकी मृत्यु के पीछे की कहानी। उसके बाद जो अगले शासक बनते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक बनते हैं 1325 ईस्वी में। और ये इतिहास में एक काफ़ी मशहूर शासक के रूप में जाने जाते हैं। ये काफ़ी विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति थे और एक बुद्धिमान शासक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन साथ में इन्हें और भी कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि इन्हें रक्त पिपासु भी कहा जाता है, स्वप्नील शासक भी कहा जाता है, पागल बादशाह भी कहा जाता है। तो कई तरह के उपमाओं से इन्हें बुलाया जाता है। लेकिन ये सचमुच एक बहुत विद्वान शासक थे और अपने समय से बहुत आगे की ये सोचने वाले व्यक्ति थे। लेकिन इनकी जो योजनाएं थी वो सफल नहीं हो पाई। वो उसके कई कारण थे। उनका क्रियान्वयन जो है सो सही तरीके से नहीं हो पाया था। अधिकारी लोग भ्रष्ट थे। अलाउद्दीन खिलजी इसलिए सफल होता है क्योंकि उसने जो योजनाएं बनाई वो पूरी तरीके से उतारता है, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से होता है। लेकिन मोहम्मद तुगलक के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसे अनलक्की कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन वो असफल होता है अपनी योजनाओं को पूरा करने की वजह से, जिसके कारण उसे खुद भी परेशानी उठानी पड़ती है, साथ में जनता को भी परेशानी उठानी पड़ती है।
और इसके बारे में कुछ और भी बातें जान लेते हैं, जैसे कि यह एक बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष शासक था। इसकी जो धर्मनिरपेक्षता थी, सिर्फ वो शासन और धर्म को अलग अलग करने तक की बात नहीं थी, बल्कि व्यवहार में भी वो वैसा ही था। खुद वह होली में भी शरीक होता था। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन ऐसा मुस्लिम शासक है जो पहली बार होली में शामिल होता है, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही हैं। सती प्रथा को भी इसने दूर करने का, खत्म करने का प्रयास किया था, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में जानने को और पढ़ने को। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाए गए शासन के मॉडल को अपनाता है और उलेमा वर्ग का बिल्कुल ये विरोधी होता है। अर्थात शासन जो है सो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष तरीके से चलाता है। तो उसके वजह से क्या है कि उलेमा वर्ग इससे नाराज हो जाते हैं, उन उलेमाओं का ये दमन भी कर देता है। तो ये भी एक बड़ी बात है। तो और भी हम जानते हैं इसके बारे में कौन कौन सी बातें हैं। इसका जो एक्चुअल नाम था जौना खान था, और ये भाई था, गयासुद्दीन तुगलक का भाई था। और उसके बाद इसके कुछ काम जो सफल नहीं हुए उनको हम जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो महत्वपूर्ण और साहसी निर्णय इसके कौन कौन से हैं। तो पहला जो इसका निर्णय एक था कि कर वृद्धि। इसका ऐसा मानना था कि जमीनों को उसके किस्म के आधार पे बांटना चाहिए और उसी के अनुसार से कर निर्धारण होना चाहिए। तो बहुत अच्छी सोच थी कि जो अगर उपजाऊ जमीन है तो उस पे उपज भी ज़्यादा होती है, तो वैसी स्थिति में वहाँ पे ज़्यादा कर लगाने का इसने बात कही। और जो कम उपजाऊ जो क्षेत्र हैं उन पे कम कर की बात की गई। तो होता क्या है कि दोआब के क्षेत्र में ये कर वृद्धि कर देता है, और दोआब का क्षेत्र यानी दो नदियों के बीच का जो बीच की जो जमीन होती है उसे दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो ये उपजाऊ क्षेत्र होते थे। तो यहाँ पे कर बढ़ा दिया जाता है। अब कर बढ़ा दिया जाता है, इसका नतीजा क्या होता है कि उस समय दुर्भाग्य से अकाल भी पड़ता है और बाद में प्लेग भी फैलता है। तो उसकी वजह से किसानों की स्थिति बड़ी खराब हो गई, और इसने टैक्स जो है 1/3 से बढ़ा के हाफ तक लेके कर चुका था। और अब टैक्स की वसूली जो है जोर जबरदस्ती होने लगती है। अधिकारी गण भ्रष्ट होते हैं, तो वो जोर जबरदस्ती से टैक्स वसूलना चाहते हैं। इसका नतीजा निकलता है कि ये योजना विफल हो जाती है। दूसरी योजना आते हैं, वो है इसके राजधानी परिवर्तन का निर्णय। तो राजधानी को ये बदलना चाहता है, दिल्ली से बदलकर देवगिरी, और देवगिरी का ही यह नामकरण करता है दौलताबाद। तो देवगिरी में अपनी राजधानी बनाना चाहता है नया। इसके पीछे के दो कारण थे। जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो सुरक्षा की दृष्टि से इसका ऐसा सोचना था कि दिल्ली जो है वो सुरक्षित नहीं है। उस समय में क्या है कि मंगोलों का आक्रमण हमेशा होता रहता था, या मध्य एशिया से या अरब के देशों से जो भी आक्रमण हुए तो दिल्ली नजदीक पड़ता था। तो वैसी स्थिति में राजधानी सुरक्षित नहीं थी। तो इसी कारण से ये अपनी राजधानी को बदलना चाहता है और भारत के सेंट्रल लोकेशन पर लेकर जाना चाहता है। तो ये इसकी बहुत अच्छी सोच थी। आज के समय में अभी आप देखें तो हमारी जो राजधानी दिल्ली है उसे सुरक्षित नहीं माना जाता है। अभी चीन के साथ जो हमारा विवाद चला आ रहा है, तो उसमें ये कहा गया कि जो दिल्ली है करीब 300 किलोमीटर से लेके कहीं कहीं जो है रेंज जो है चीनी सीमा से वो मात्र 200 किलोमीटर, पौने 200 किलोमीटर के रेंज में आ जाता है। तो दिल्ली बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। कई बार सुझाव दिया जाता है कि भारत की राजधानी नागपुर होनी चाहिए। तो मोहम्मद तुगलक ने यह प्रयास किया था, लेकिन उसका प्रयास विफल हुआ। विफल होने के पीछे कारण क्या थे कि खर्च तो उसने बहुत ज़्यादा कर दिए। दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक उसने सड़कें बनवा दी, कई सराय बनवा दिए, पीने के पानी वगैरह की व्यवस्था की, लेकिन शहर को पूरी तरीके से बसाया नहीं जा सका। दूसरी गलती क्या हुई कि ये एक साथ ही पूरी प्रजा को भी साथ लेकर ये
जाता है। सिर्फ खुद या अपने दरबारियों को लेकर ही नहीं जाता, बल्कि पूरी प्रजा को लेकर जाता है। एक फरमान जारी कर देता है कि सारे लोग जो हैं सो दौलताबाद जाएंगे। अब लोग वहां पहुंच जाते हैं, वहां पे उस तरीके की व्यवस्थाएं थी नहीं, तो लोग वहां से भागना शुरू करते हैं और वो भाग भी जाते हैं। तो इस प्रकार से दौलताबाद बस नहीं पाता है। अंततः जो है खुद भी वो अपनी राजधानी वापस दिल्ली ही शिफ्ट करता है। अब इसमें होता क्या है कि पैसे का बहुत ज्यादा खर्च होता है, खजाना खाली हो जाता है। तो इसका दूसरा भी अभियान सफल हुआ। उसके बाद तीसरा जो था वो प्रतीक मुद्रा इसने चलाया। प्रतीक मुद्रा उसको कहते हैं जो कि एक्चुअल जो जिस चीज जो है उससे कम अगर कोई मुद्रा निरूपित करता है तो उसको प्रतीक मुद्रा कहते हैं। जैसे आज के समय में आप देख लें, कागज का एक टुकड़ा, उस पर लिखा हुआ है 5 भी लिखा हुआ है, 1000 भी लिखा हुआ है, तो वो कागज का टुकड़ा। तो अगर कागज के टुकड़े की दृष्टि से देखेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। उस पर जो वैल्यू अंकित है वही उसका महत्व है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि चांदी और सोने के सिक्के जारी होते थे। अब उस समय में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में खजाने में चांदी की कमी हो गई, तो इससे उसको ये सोचता है कि एक मैं प्रतीकात्मक मुद्रा जारी करता हूं, उससे चांदी की बचत हो जाएगी। सोच तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन होता क्या है कि जब वो कांसे का वो सिक्का चलाता है, अब जब कांसे का सिक्का चलाता है तो लोग उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। जाली मुद्रा बहुत बड़े पैमाने पे बाजार में हो जाता है। लोग तांबे और कांसे का सिक्का ढालने लगते हैं और चांदी को पिघलाकर लोग अपने पास रख लेते हैं। अंततः क्या होता है कि बाजार व्यवस्था फेल हो जाती है, चीजें महंगी हो जाती है, क्योंकि जाली मुद्रा इतनी ज्यादा मात्रा में आ चुके थे कि लोगों के पास पैसे ज्यादा हो गए, सामान जो है सो कम पड़ने लगे। वैसी स्थिति में बाजार में अफरा तफरी मच गई। अंततः शासन को निर्णय वापस लेना पड़ता है और सब ये आदेश जारी किया जाता है कि जो भी मुद्रा है उसको वापस खजाने में जमा किया जाए। अब जो एक्चुअल मुद्रा जो सरकार ने जितना जारी किया था उससे ज्यादा मात्रा में जो है वो मुद्रा वापस खजाने में जमा हो जाता है। साथ में ये भी घोषणा की जाती है कि जो जितना पैसा लौटाएगा उसके बदले में चांदी के सिक्के उतने दिए जाएंगे। तो जाली सिक्के चले जाते हैं और बदले में चांदी के सिक्के मिलते हैं, और उसको लोगों ने पिघला के उसका गलत इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीजें हुई, इससे भी खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ा। उसके बाद एक और है, चौथा जो इसने नीति अपनाई वो खुरासान योजना, एक अभियान था। खुरासान मध्य एशिया का एक क्षेत्र पड़ता है जहां से कि मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। लेकिन इसके समय में मंगोलों की स्थिति जो है सो थोड़ी खराब हो गई थी। मंगोल जो है सो कमजोर पड़ गए थे। तो वो एक योजना बनाता है मोहम्मद बिन तुगलक कि ये अब मंगोलों पर आक्रमण करेगा। उसके लिए 3 लाख की एक सेना तैयार करता है। एडवांस में उन्हें वेतन भी दे देता है 1 साल का कि आप युद्ध के लिए तैयारी करें, हमें अभियान पे जाना है, खुरासान को जीतना है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब युद्ध की बारी आती है, तो युद्ध की जब बारी आ जाती है उस समय वहां पे खुरासान में अस्थायित्व छा जाता है, अस्थायित्व आ जाता है और इसे आक्रमण करने का मौका ही नहीं मिलता। अब इसका नतीजा क्या होता है कि पैसे तो खर्च हो जाते हैं लेकिन योजना ये भी विफल हो जाती है। उसके बाद कराचील अभियान भी एक इसने शुरू किया। ये क्या था कि ये भी एक अच्छी सोच थी, लेकिन इसको भी गलत तरीके से लागू किया गया। कराचील जो एरिया पड़ता है वो उत्तरांचल के पहाड़ी वाला एरिया जो है वो क्षेत्र आते हैं, और वहां से चीनी आक्रमण का डर एक रहता है। चीनियों का भारत में प्रवेश को रोकने के लिए इसने ये अभियान शुरू किया था। यहाँ भी सेना जाती है पूरी तैयारी के साथ में, एक बड़ी सेना जाती है लाखों की संख्या में। लेकिन पहाड़ी
युद्ध का उन्हें अनुभव नहीं होता है। दूसरी चीज होती है कि ये वो बिल्कुल ठंडा क्षेत्र पड़ता है, तो वैसी स्थिति में सेना असफल हो जाती है और वापस लौट जाते हैं। वापस लौट जाती है सेना असफल अभियान करके। हालांकि शुरू में कुछ जीत मिलती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि एक गुरिल्ला, पहाड़ी लोग जो होते हैं उन्हें तो गुरिल्ला लड़ाई की पूरी जानकारी होती है, तो वो इन पर हमला करके इनको हरा देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि करीब 1 लाख सेना गई थी, उसमें से 10 लोग भी वापस नहीं लौटे थे। तो ये योजना भी असफल हो जाती है। कृषि सुधार के लिए इसने एक प्रयास किया, अमीरे कोही नाम का एक विभाग इसने स्थापित किया। इसके अंतर्गत क्या था कि किसानों को ज्यादा उन्नत किस्म की खेती से परिचित करवाना था, और इसके लिए था कि सरकार सारे खर्च देगी और किसान खेती करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाता है। इसमें था कि किसानों को उन्नत किस्म के बीज दिए जाएंगे, खाद दिए जाएंगे, और उसके बाद उन्हें जो जानवर की जरूरत पड़ती है खेती बाड़ी के लिए वो भी दिए जाएंगे, या अन्य संसाधन दिए जाएंगे, और उपज को बढ़ाया जाएगा। साथ में उन्नत बीज, जैसे कि मिट्टी के अनुसार से फसलों का चुनाव, और खास करके वाणिज्यिक फसलों पे जोर देने की बात थी। एक विभाग भी स्थापित किया गया, प्रखंड स्तर पे कृषि क्षेत्रों को बांटा गया, लेकिन योजना सफल नहीं हो पाई। इसके पीछे का कारण क्या था कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कारण बनता है। जिन अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी जाती है वो अधिकतर पैसा वो हड़प लेते हैं। किसान लोगों को पैसे मिलते हैं तो वो भी अपनी चीजें तो खरीद लेते हैं, लेकिन जमीन का चुनाव गलत किया था अधिकारियों ने। ये सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने बंजर जमीनें चुन ली थी। नतीजा क्या होता है कि किसान लोग उस बंजर जमीन पे खेती करना नहीं चाहते हैं। अंततः यह योजना भी असफल हो जाती है। तो मिला जुलाकर मोहम्मद बिन तुगलक की सारी योजनाएं असफल हो जाती है। सबका नतीजा एक ही निकलता है कि वो खजाने पर एक बोझ पड़ता है और खजाना खाली होता है। इसके बाद में इसकी एक जो सफल अभियान था वो मंगोलों का एक आक्रमण हुआ था। इसके समय में तमारसी रीन नाम का एक मंगोल आक्रमणकारी आक्रमण किया था, जिसको कि ये असफल कर देता है। इसके बाद इसका जब साम्राज्य कमजोर पड़ने लगता है तो कई विद्रोह होते हैं। वो विद्रोह होते हैं अवध में, बंगाल में, गुजरात में, सिंध में। तो इसमें से बंगाल को छोड़कर बाकी जगह अवध, गुजरात और सिंध का जो विद्रोह होता है उसको तो दबा दिया जाता है, लेकिन बंगाल में नहीं दबाया जा सका। उसके बाद विजयनगर में नए साम्राज्य का एक गठन होता है। हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उसी के बगल में कह लें कि विजयनगर से और उत्तर की ओर महाराष्ट्र वाले इलाके में बहमनी साम्राज्य का उदय इसी के समय में होता है। इसकी मृत्यु भी होती 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु पर लेनपुल ने कहा कि राजा को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी राजा से मुक्ति मिल गई। इसके पीछे का कारण यही था कि इसकी जो नीतियां थी उससे जनता भी परेशान थी और वो खुद भी जनता से परेशान था, क्योंकि उसकी सारी योजनाएं असफल हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार निराशा भाव में वो अपने दरबारियों से कह रहा होता है कि हमारा साम्राज्य जो है सो इतना बीमार हो चुका है कि इसका कोई इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। डॉक्टर अगर सिर दर्द का इलाज करता है तो कोई और बीमारी निकल आती है, और किसी और चीज की बीमारी की इलाज करता है तो कुछ और बीमारी निकल आती है। तो इस तरीके का उसमें निराशा भाव भी था। इसके दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो कि इब्न बतूता उसका नाम होता है, मोरक्को का व्यक्ति होता है। वो काफी समय तक इसके दरबार में रहता है और वो रेहला नाम का एक किताब भी लिखता है। और मोहम्मद बिन तुगलक
इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इब्न बतूता को चीन में अपना दूत बनाकर भेजता है। इसकी जो मृत्यु होती है वो थट्टा में होती है, जो कि सिंध का एरिया पड़ता है। वहाँ पे विद्रोह जब फैल चुका था तो उसी विद्रोह को दबाने के लिए वहाँ पर जाता है और बाद के समय में उसकी मृत्यु भी हो जाती है थट्टा नामक जगह में। इसकी जब मृत्यु होती है उसके बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। वो नया सुल्तान बनता है, नया शासक बनता है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के ठीक उल्टा था। यह बहुत कट्टर शासक था, कट्टर मुस्लिम शासक था। जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमाओं का दमन किया था, ये उलेमाओं को बढ़ावा देता है और उन्हें खुश करने की कोशिश करता है और उसी के अनुसार से कई योजनाएं भी बनाता है। वो क्या योजना थी? तो अपने को सच्चा मुसलमान शासक घोषित करता है और साथ में शुद्ध इस्लामी राज्य भी घोषित करता है, और ऐसा उलेमाओं को खुश करने के लिए करता है। वो फिर से जजिया कर लगा देता है और वो जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाया जाता है। जजिया कर साधारणतः जो लगाया जाता था उसमें कुछ लोगों को छूट दी जाती थी, जैसे ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था, अपंग लोगों पे नहीं लगाया जाता था, विधवा महिलाओं पे नहीं लगाया जाता था, या अन्य जो बेरोजगार लोग हैं उनके ऊपर भी नहीं लगाया जाता था। लेकिन ये ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इसके एक कल्याणकारी शासक भी कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उन शासकों में ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह एक योग्यतम शासक में से एक था, तो इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। कल्याणकारी शासक क्यों कहा गया? तो बहुत सारे इसने कल्याणकारी कार्य किए। वो कौन कौन से थे तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो टैक्स के संबंध में ये क्या करता है कि इसके पहले कुल 24 तरह के टैक्स चल रहे थे, प्रचलन में थे, तो उस अधिकतर टैक्स को वो समाप्त कर देता है और मात्र 4 तरह के टैक्स अब रह जाते हैं। और वो 4 तरीके के जो टैक्स होते हैं वो होते हैं खुम्स, खराज, जजिया और जकात। खुम्स होता है लूट का माल। जब किसी शत्रु पर आक्रमण किया जाता है तो उसके जीतने के बाद जो उसके धन संपत्ति को लूटा जाता है, लूट कर जो सैनिक लाते हैं उसमें से 1/5 हिस्सा राजकोष में जमा करवाया जाता है, उसी को खुम्स कहा जाता है। खराज कहा जाता है, जैसे भूमि कर है वो खराज, तो वो 1/3 से 1/2 हिस्सा तक होता था। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था और जकात ये मुस्लिमों के ऊपर लगाया जाता था, जो कि कुल आय का 2.5% होता था जकात। दूसरा इसने क्या कल्याणकारी काम किया? तो दीवाने बंदगान नाम की एक इसने विभाग की स्थापना की और इसके समय में कहा क्या जाता है, मतलब फिरोज शाह तुगलक के समय में दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी। ऐसा पूछा गया है, कई जगह पे प्रश्न पूछे गए हैं कि किसके शासनकाल में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। उनकी संख्या करीब 1,80,000 थी। तो उनके कल्याण के लिए, उनके देखभाल के लिए एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने बंदगान। उसके बाद एक और विभाग की स्थापना की इसने, दीवाने खैरात। इसमें जरूरतमंदों की मदद के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। जरूरतमंद जैसे महिला हो गई, विधवाएं हो गई, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के घर में शादी ब्याह है, पैसे की कमी है तो पैसे से मदद करना, तो इस तरीके के जो भी मदद के काम किए जाते थे उसके लिए एक विभाग स्थापित किया गया था जिसका नाम था दीवाने खैरात। उसके बाद दारुल सफा, ये सफा हो, दारुल सफा खैराती अस्पताल। खैराती अस्पताल जहां मुफ्त में इलाज किया जाता था, ऐसे अस्पतालों की व्यवस्था की गई कि सारे लोगों के मुफ्त इलाज होते थे। तो ये भी इसका एक कल्याणकारी
काम था। कुछ लोक निर्माण से जुड़े हुए इसने बहुत अच्छे काम किए हैं। वो काम क्या है, तो कई नगर इसने बसाए, नहर खुदवाए, कुएं खुदवाए, तालाब खुदवाए, बाग लगवाए। तो इस तरीके के लोक निर्माण के कार्य फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ज्यादा किए हैं। तो लोक निर्माण का काम की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले की थी और उसने नहर भी खुदवाए थे। अब उसी को आगे बढ़ाता है ये फिरोज शाह तुगलक। तो देख लेते हैं क्या क्या इसने काम किए। तो करीब 300 नगर इसने बसाए, जिसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण नगर हैं वो है हिसार है, जौनपुर है, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर। इन नगरों को इसने बसाया। यहाँ पे याद रखिएगा कि तुगलकाबाद को बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, और गयासुद्दीन तुगलक ने ही सबसे पहले नहर की खुदाई शुरू करवाई थी। तो उसके काम को ये आगे बढ़ाता है, लोक निर्माण से जुड़े हुए काम। 5 बड़े बड़े नहर खुदवाए, यमुना नदी में खास करके यमुना नदी से नहरें निकाली गई, कुएं और तालाब भी खुदवाए गए, ये सिंचाई पर्पज से थे। यहाँ पे एक और भी बात है कि इन जो नहर, कुआं, तालाब जो सरकारी थे, जो खुदवाए गए थे, उनसे जो किसान पानी लेते थे उसके लिए एक टैक्स भी लगाया गया था, जिसे सिंचाई कर कहा जाता था। इसे हके सर्व कहा जाता था और ये उपज का 1/10वां हिस्सा होता था। करीब 1200 इसने फलों के बाग लगवाए, और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो फल थे उसमें अनुसंधान की भी व्यवस्था थी कि अनुसंधान करके उत्कृष्ट कोटि के फलों के वृक्ष लगवाए जाए, ऐसी व्यवस्था की गई थी। और कुछ महत्वपूर्ण इसके जो काम है फिरोज शाह तुगलक के, वो है कि इसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, और इसका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म ग्रंथ और जो भी जो अन्य विज्ञान और साहित्य से जुड़े हुए जो किताबें हैं उनका अनुवाद किया जाए, खास करके संस्कृत से फारसी में। तो उसी के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। अब इसके अंतर्गत जो हिंदू धर्म ग्रंथ होते हैं उनका, प्लस संगीत, आयुर्वेद, गणित से जुड़े हुए जो किताबें थी उनको भी अनुवाद किया जाता है। इनके दरबार में जो महत्वपूर्ण वास्तुकार जो थे वो थे मलिक गाजी सहना। इन्हीं के नेतृत्व में ये सारे लोक निर्माण के काम हुए थे। खास करके नगरों को जो बसाया गया था वो इन्हीं की देन है, मलिक गाजी सहना का। बर्नी भी इनके दरबार में रहते थे। 2 किताबें उन्होंने लिखी, एक तारीख फिरोज शाही और दूसरा फतवाए जहादरी। फिरोज शाह तुगलक ने खुद अपनी एक आत्मकथा लिखी है फारसी में, वो है फतुहाते फिरोज शाही। उसके बाद इसने एक और काम क्या किया, तो अशोक स्तंभ जो थे टोपरा में और मेरठ में, उसको वो उखाड़कर दिल्ली मंगवाता है और दिल्ली में स्थापित करवाता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। टोपरा और मेरठ का जो अशोक स्तंभ है उसे दिल्ली लाया जाता है। इसकी मृत्यु 88 में होती है, 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो भी तुगलक वंश के शासक होते हैं वो बहुत ही कमजोर शासक होते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे करके तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। और इसमें से एक महत्वपूर्ण नाम है नासिरुद्दीन महमूद शाह का, जो 1394 से लेकर 1414 तक शासन करते हैं। इसी के समय में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, और तैमूर लंग एक उज्बेकी था। मध्य एशिया का एक देश है उज्बेकिस्तान, वहीं का था तैमूर लंग। वो दिल्ली पर आक्रमण करता है और बहुत बड़े पैमाने पे लूटपाट करता है, और लूटपाट करके बहुत बड़ी संपदा वो मध्य एशिया जाता है।
साथ में ये भी कहा जाता है कि कई जो कारीगर होते हैं और अच्छे शिल्पी लोग होते हैं उन्हें भी वो अपने साथ लेकर जाता है। कई लोगों को वो दास बनाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। तो तैमूर लंग का एक आक्रमण हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में नरसंहार किया गया था, लूटपाट किया गया था। तो उस हिसाब से इसका नाम महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसी के बाद ये तुगलक वंश का शासन समाप्त हो जाता है। ये खिज्र खां को अपना सेनापति नियुक्त करता है, खास करके सिंध क्षेत्र को देखने के लिए, और वही खिज्र खान अंततः एक नए वंश की स्थापना करता है, सैयद वंश की। उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ और भी बातें हैं, एक दो बातें वो जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो अलग अलग जो वंश है, तो ये अंतिम तुर्क राजवंश है। इसके बाद जो है वो स्थापित होता है सैयद वंश, और वो जो है फारसी लोग होते हैं, तो सिया लोग होते हैं। तो तुर्क राजवंश का शासन दिल्ली पर ये अंतिम है तुगलक वंश का। उसके बाद तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक शासन करता है। दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजवंश होते हैं, 5 राजवंश, उसमें से सबसे लंबे समय तक शासन तुगलक वंश के शासकों के द्वारा किया जाता है। तो ये थे तुगलक वंश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जो कि एग्जाम्स में के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको आप नोट कर लीजिएगा, 1 या 2 बार वीडियो आप और भी देख लीजिएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। कोई एक अच्छी किताब आप पढ़ लीजिए एनसीईआरटी, और साथ में इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।